Hi class, welcome to another session of income from salaries। इस क्लास में साहब हम सीखेंगे प्रोविडेंट फंड और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो अभी तक जो हमने कर लिया है साहब, एक फटाफट से रिकैप करते हैं। डेफिनेशन जो 17(1) के अंदर में सैलरी है, उसमें हमने वेजेस कर लिया। वेजेस इंक्लूड सैलरीज, बेसिक, टीए, एचआरए, ऑल अलाउंसेस, कमीशंस, फीस एटसेट्रा। उसके बाद हमने सीख लिया साहब एनुटी, पेंशंस, ग्रेचुटीज, लीव इनकैशमेंट हमारा हो गया साहब। आज हम कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बाद आएंगे 80सीसीडी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन होती है, और फिर 80सीसीएच जो कि अग्निवीर है। ठीक है साहब। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या है साहब? प्रोविडेंट फंड के अंदर में वेरी क्विकली एक, अ, अगर लेमैन टर्म्स में बोलूं तो ये इसे कहते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि मतलब आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी फॉर योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो आप क्या करोगे? आपने सारी जिंदगी कंपनी को दी, कंपनी ने आपको उसके लिए पैसे दिए, और आपने कंपनी का काम करते हुए अपनी 60 साल तक की उम्र निकाल दी। अब उसके बाद क्या? उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी कुछ पैसे जमा कराए अपनी तरफ से, और कुछ पैसे एम्प्लॉय की तरफ से जमा कराए एक फंड के अंदर में, जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड के अंदर में जो पैसा जमा होगा, वो फंड का जो गवर्नमेंट है, जो जिसके पास फंड है, वो उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के थ्रू से जो आपके पास प्रॉफिट आता है, वो आपको एज एन इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आप ये न्यूज में देखते होंगे, आज जी प्रोविडेंट फंड के नए रेट्स डिक्लेयर हुए हैं, 7.5%, 8%, 8%। सो दीज टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली नथिंग बट जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको रेट ऑफ रिटर्न देंगे हर साल। ठीक है, तो वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता रहता है, और अक्यूमुलेट होकर के आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक मुश्त की पेमेंट मिलती है। सो प्रोविडेंट फंड जो है आपका, आपकी सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में जाता है, और 12% ही एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे जमा करवाता है। नाउ जो एम्प्लॉयर जमा करवाता है, दैट इज अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो उसको बोलूंगा कि कुछ पोर्शन पेंशन फंड में जाता है, कुछ पोर्शन आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है। सो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते कि प्रोविडेंट फंड को किस तरीके से टेक केयर किया जाता है, क्योंकि वो हम करेंगे जब हम लेबर लॉज पढ़ेंगे, या जब हम लोग प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं। तो साहब, एक सिनॉप्सिस ले लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड इज द क्रेडिट बैलेंस इन अ प्रोविडेंट फंड ऑफ एन एम्प्लॉय। जो है वो मतलब जो उसका अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट है, वो किस 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 भाग में डिवाइडेड है। पहला आता है साहब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 12%, 12%। फिर आता है साहब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये आपका अभी जो चल रहा है साहब, 8 पॉइंट समवेयर अराउंड 5% के आसपास चल रहा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना आपने किया उतना ही एम्प्लॉयर ने किया। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। यहां पे अगर मैं ऐसे एक डब्बा बना दूं तो साहब, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ई, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और इन दोनों का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये जमा होता रहेगा साहब, कब तक? 60 इयर्स के एज होने तक। चाहे आप जिस जहां पे भी काम करें, 60 साल के बाद आपको पैसे विड्रॉ कर सकोगे आप। तो इनकम टैक्स बोलता है जो आप जमा करा रहे हो उसका भी एक टैक्स इम्प्लीकेशन है, और जो आप निकाल रहे हो उसका भी एक टैक्स इम्प्लीकेशन है। तो द accumulated balance is paid to employee at the time of retirement or resignation।
इन केस ऑफ डेथ, अगर एम्प्लॉय गुजर जाता है तो उसके लीगल एयर्स को यह पैसा दे दिया जाता है। सरकार या कंपनी अपने पास ये पैसा रखने का अधिकारी नहीं है। तो प्रोविडेंट फंड को हमने इन इन भागों में बांट रखा है। सब पहला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है साहब? एनी फंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में अगर आपका एक प्रोविडेंट फंड लेकर के आप गए कि साहब मेरे पास प्रोविडेंट फंड की लॉ के हिसाब से मैं प्रोविडेंट फंड रखने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपने एम्प्लॉयज का भला चाहता हूं, इसलिए मैंने फंड क्रिएट किया है। तो आप इसे एक ठप्पा मार दीजिए इसके ऊपर में कि हाँ जी ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज हो गया। तो कमिश्नर साहब आप क्या करेंगे? एक ठप्पा मार के आपको दे देंगे कि हाँ जी दिस इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द recognized provident fund is governed by Part A of Schedule 5 of the Income Tax Act 1961। तो पार्ट ए शेड्यूल 4 के हिसाब से 90 जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज फंड जो गवर्न किया जाता है। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत जो प्रोविडेंट फंड क्रिएट हुआ है वो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आएगा। तो ये 4 पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक है। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज सिंपल साहब, यहां पे रिकग्नाइज बाय कमिश्नर, दिस इज नॉट रिकग्नाइज बाय कमिश्नर। ठीक है साहब, दिस इज नॉट रिकग्नाइज बाय कमिश्नर। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज गवर्न्ड बाय द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंदर में यह गवर्न किया जाता है। और ये किसको एप्लीकेबल है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एप्लीकेबल है, रेलवेज को एप्लीकेबल है, सेमी गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एप्लीकेबल है, लोकल अथॉरिटीज को एप्लीकेबल है, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, और मेरी फेवरेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरी फेवरेट नहीं है भाई, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूं। ठीक है, इसके कारण से मुझे अच्छा अच्छा नाम लगता है। तो प्रोविडेंट जो प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। बाकी सबको या तो रिकग्नाइज कराइए या इसके अंदर में फॉल करेंगे। इसके अंदर में फॉल करने का मतलब अगर आपके पास 20 इंप्लॉय से ज्यादा हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड का अकाउंट रखना, उनके लिए प्रोविडेंट फंड काटना, उनके लिए प्रोविडेंट फंड जमा कराना, ये जरूरी है साहब। उसके बाद आते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इट इज ऑपरेटेड अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। तो 1968 के तहत ये प्रोविडेंट फंड एक्ट काम में आता है। आप यहां से लेकर के और यहां तक तो उन लोगों के लिए है जो कि एम्प्लॉय हैं। यहां ये वाला जो प्रोविडेंट फंड है ये सबके लिए है, एनी वन कैन ओपन दिस। सो बिजनेसमैन बोलेगा साहब मेरे को रिटायर नहीं होना क्या? मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा क्या? तो फिर अगर मैं बूढ़ा होऊंगा, रिटायर होऊंगा, तो मेरा भी तो कुछ ख्याल करो। तो गवर्नमेंट ने बोला आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां जाकर के आप जमा कराइए पैसा, और एक पीरियड के बाद आपको आपके ये अमाउंट पैसे मिल जाएंगे, वही 8.5% का ब्याज। बट यहाँ पे आप जितना जमा कराएंगे मिनिमम इज 500 रुपया प्रति साल से लेकर के, और आपकी मैक्सिमम लिमिट एज पर सेक्शन 80C के अंदर में जो आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर में, उतना आप पैसा जमा करा सकते हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। 80C के तहत जो डिडक्शन मिलेगी आपको अमाउंट डिपॉजिट करने के टाइम पे वो एप्लीकेबल होगा। चलिए साहब, आगे चलते हैं। प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? हमने इसको बांटा है टैक्स ट्रीटमेंट, आरपीएफ, यूआरपीएफ, मतलब रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
ठीक है साहब। जो ये सारे फंड्स हैं, ठीक है, इस केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या होगा, जो एम्प्लॉय इंटरेस्ट, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट का क्या होगा, और अमाउंट जब विड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होगा। तो आरपीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ, अगर आप डिफॉल्ट स्कीम के अंदर में नहीं फॉल करते हैं तो जितना आपने जमा कराया वो आपको 80C के अंदर में मिल जाएगा। यानी कि आपने न्यू रिजीम के अंदर में अगर आपने ऑप्ट नहीं कर रखा है तो जितना जमा कराया है मैक्सिमम जो 80C की लिमिट है उस तक आपको छूट मिल जाएगी। अब आरपीएफ के अंदर में आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है अगर वो 9.5% से ज्यादा होता है तो उसे सैलरी मान लिया जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो एक सैलरी का पार्ट ले लिया जाएगा, उसे छूट नहीं देंगे हम उस पे। जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो अभी के जो रेट के जो चल रहा है वो 8.5% चल रहा है, तो इट इज वेल बिलो 9.5%। सो इट इज, इफ इट इज अबव 9.5%, यानी कि सपोजिंगली आपको 12% आता है यहाँ पे, तो 12% माइनस 9.5% इज 2.5% जो आपका बना, वो आपका टैक्सेबल है सैलरी बन जाएगा, वो सैलरी में जुड़ जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% से अधिक हुआ तो टैक्सेबल। ठीक है जी। अगर आपका इंटरेस्ट वही 9.5% से ज्यादा हुआ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे, सैलरी, और अमाउंट विड्रॉन एग्जेम्प्ट, छूट, बिंदास ऐश करिए। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन तो टैक्स के लिए डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसका पता ही नहीं कि भैया क्या होगा, किस हिसाब से होगा, कौन सा फंड है, हमें क्या पता। और मजे की बात है कि भैया जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है उसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लग गया, ठीक है, तो उसका जो मर्जी करते रहो। तो आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हाथ डाला तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इंटरेस्ट है साहब, इसके ऊपर में आपने इंटरेस्ट कब कमाया, मगर इसके ऊपर में आपको क्रेडिट, जो इंटरेस्ट आपने जो कमाया है उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर ये क्या मतलब हुआ। अरे भाई मेरे मेरे यहाँ पे टैक्स तो लग गया, अब जो इंटरेस्ट कमाएगा गवर्नमेंट में आऊंगा मैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपसे पैसा लेगी। तो आपने 100 रुपया जमा कराया, हर साल आपका 10-10 रुपया जमा हो रहा है इंटरेस्ट का, और आपके साल के अंदर में आपके बन जाते हैं 12,000 रुपया इस 100 रुपए का, 60 साल के बाद। अब बताऊंगा क्या होगा बाद में। ठीक है। यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, मतलब कि वो भी टैक्स, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है साहब। और इंटरेस्ट का भी सेम फंडा कि नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। ठीक है। अब मजे की बात देखो, जब आप विड्रॉ करने जाते हो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि भैया यहाँ पे मैंने आपको डिडक्शन नहीं दी थी, इसलिए आपको टैक्स भी हमें नहीं दूंगा, मतलब आप टैक्स नहीं दोगे आप। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। भाई मैंने यहां टैक्स नहीं लिया था तो मैं यहां पे टैक्स लूंगा। अब मजे की बात, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 100 रुपया जमा कराया उसने और ये जा करके 12,000 रुपया हुआ, तो अब 12,000 रुपया आप टैक्स दीजिए। हर साल तो आपकी लिमिट थी 100 रुपए की, ठीक है, उसके हिसाब से आपका टैक्स स्लैब कम बनता था, अब यहां पे ज्यादा बनेगा तो गवर्नमेंट क्या पैसा ज्यादा खींचेगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा भाई साहब मैंने यहाँ पे तो आपको टैक्स नहीं लगाया था, बट अब यहाँ पे लगाओगे तो ये 100 रुपए की जगह 12,000 रुपए के ऊपर में आपका टैक्स स्लैब रेट बढ़ जाएगा, और आप 20% की जगह 30% आप टैक्स देने वाले बनोगे। तो गवर्नमेंट ऐसे ज्यादा खींचती है, इसलिए लोग आरपीएफ की तरफ ज्यादा भागते हैं। भैया ये डिसएडवांटेज जो है लोगों को इस तरफ खींचती है। ठीक है।
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, इसलिए भैया एग्जेम्प्टेड टिल सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट है उनकी। फुली एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फुली एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011, इनकी तो ऐश है, गवर्नमेंट अधिकारियों की तो ऐश है। प्रोविडेंट फंड साहब आपने डिडक्शन ले लिया, इंटरेस्ट फुली एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा आप बैंक में जमा करा रहे हो एक खाते की तरह, तो नॉट एप्लीकेबल, और ये एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011 आ गया। ठीक है साहब, आगे चले। सैलरी का मतलब क्या, वही अपना, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और यहाँ पे फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है साहब। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1011 एंड 1012, ये 1011 एंड 1012, ये अगर आप न्यू रिजीम के अंदर में भी हैं तो भी आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। However, there are certain exceptions to the interest on employee contribution. कैसे? This is applicable to आरपीएफ, एसपीएफ एंड पीपीएफ, क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो इंटरेस्ट को टैक्सेबल ही नहीं है, वो तो विड्रॉ करने पे होगा। ठीक है, तो कैसे? वेयर देर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी आरपीएफ और एसपीएफ, इसके ऊपर में अगर हुआ तो कंट्रीब्यूशन मेड आफ्टर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेड आफ्टर 1/4/2021, 2,50,000 तक ही आपको छूट मिलेगी इंटरेस्ट के अंदर में। मतलब जो वहां पे इंटरेस्ट था 9.5%, यहां 2.5 लाख रुपया तक ही आपको छूट मिलेगी। और जहां पे ये कंट्रीब्यूशन नहीं है यानी पीपीएफ पे, वहां पे ये छूट 5 लाख रुपया हो जाती है। अब कैसे करेंगे साहब इसको? रूल 9D, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन पीएफ। तो ये आपको बताता है कि टैक्सेबल इंटरेस्ट और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट को क्या करना है, किस तरीके से करना है। सेपरेट अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन विद इन द पीएफ अकाउंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 21-22, विच इज, एक होगा टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और एक होगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। यहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे साहब? नॉन टैक्सेबल में क्लोजिंग बैलेंस आपका जो अमाउंट है एज एट 31 मार्च 2021, एक अमाउंट होगा, वो होगा। और कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इनटू अकाउंट नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 21-22 ऑनवर्ड्स, 21-22 ऑनवर्ड्स, इन दोनों को जोड़िए और यहां पे इसका इंटरेस्ट लगा दीजिए नॉन टैक्सेबल पोर्शन का। टैक्सेबल पोर्शन का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? सीधा सीधा बात है, यहां पे ये चीज नहीं आएगी। यहां से 1/4/2021 से जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके ऊपर में इंटरेस्ट लगेगा, तो वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ठीक है साहब, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन पीएफ, जो टैक्सेबल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारा टैक्सेबल इंटरेस्ट बन जाएगा, जो सैलरी का पोर्शन बनेगा, वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा। एग्जेम्पशन ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ पेबल टू एन एम्प्लॉई, ये एक फ्लो चार्ट बनाया साहब। तो सबसे पहले आरपीएफ के अंदर में अक्यूमुलेटेड बैलेंस का किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलेंगी। क्या एम्प्लॉय ने 5 साल तक एम्प्लॉयर के पास काम किया? एम्प्लॉयर कैन बी 1 एम्प्लॉयर, 2 एम्प्लॉयर, 3 एम्प्लॉयर। आप नौकरी में थे 5 साल? हाँ जी थे, एग्जेम्प्ट। नहीं थे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर हिज सर्विसेज टर्मिनेटेड, आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की गई हैं इल हेल्थ के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉयर बिजनेस के चक्कर में रिट्रेंचमेंट हुई है, या एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर है चीज, अगर ये होती है, यस है तो एग्जेम्प्ट, नहीं है तो फिर नीचे आ जाओ। Is the entire balance standing to the credit of the employee transferred to his individual account
इन एनी आरपीएफ मेंटेन्ड विद द न्यू एम्प्लॉय। आपने दूसरी जगह काम शुरू किया, आपने दूसरी जगह काम करे, तो क्या ये ट्रांसफर हो गया वहां पे? हाँ जी हो गया, एग्जाम मिल जाएगा। नहीं हुआ, टैक्सेबल। फिर is the entire balance standing to the credit of the employee transferred into NPS account, National Pension Scheme account, referred to in section 80 CCD and notified by the central government? किसी एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ, टैक्सेबल। हुआ तो एग्जाम। ठीक है जी, आपके रिटायरमेंट से पहले होगा ये, राइट? तो साहब हमने ये जो प्रोविडेंट फंड अब समझ लिया है, तो 17(1) का हमारा हमने मेजर पोर्शंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग, हमारे पास सिर्फ दो चीजें रहती है जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, और उसी क्लास में मैं परकुजेट भी शुरू कर दूंगा। तो देयर विल बी 2 वीडियोस दैट माइट गेट अपलोडेड, अगर टाइम अलाउज मी सो। ठीक है। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड फॉर योर नोट्स and queries, please contact on my email address or contact me over the phone. If you're liking my videos, please like, share, and subscribe. Thank you so much for joining, guys. Bye.